चलो बच्चों, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। आर्टिकल 12, 13, 14 डॉक्ट्रिन्स कौन से आर्टिकल के अंदर है? 15 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नहीं वो 16 है। 14 के अंदर बीपीएल और ईपीएल, वही इक्वालिटी और ईबीएल, ठीक है। उसके बाद फिर 17 अबॉलिश अनटचेबिलिटी, 18 अबॉलिश ऑफ टाइटल्स, 19 फ्रीडम। फ्रीडम के अंदर 1A क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये भी ले लो। बी क्या है? सी एसोसिएशन एंड यूनियंस। डी एंड राइट टू मूवमेंट, ठीक है। ई रेसिडेंस को लेके। जी ट्रेड ऑक्यूपेशन, ठीक है, बिजनेस। ये पढ़ लिए थे हमने। फिर हमने 21 क्या है? 20 क्या है? हाँ, तीन चीजें। 20 का 1 क्या है? एक्सपोस्ट फैक्टो, ठीक है। 20 का 2, 3। अब 21 पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके कुछ केसेस देख रहे थे हम, ठीक है। कंटेंट से ज्यादा केसेस इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके। एक केस पढ़ते हैं। हाँ, सेल्फ इंक्रीमेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता। अब विटनेस बन सकता है लेकिन अपने अगेंस्ट नहीं। उसमें आपको क्या राइट है कि कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप कोर्ट में आओ और अपने खिलाफ गवाही दो, ठीक है। या आपके पास कोई एविडेंसेस है, जैसे अगर किसी एक पर्सन ने मर्डर किया है, उसके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो उसे पता है और वो हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये तुम आके कोर्ट में बोलो, ठीक है। तो मैं अपने फेवर में नहीं, तो मैं अपने अगेंस्ट में बात करनी है। इस चीज के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। किसी को जेन्युइनली वॉलंटरी करना है तो उसको कोई मना ही नहीं है, पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर पुलिस ऑफिसर्स किसी पर्सन को बहुत मार रहे हैं सच उगलवाने के लिए तो वो चलेगा, लेकिन बहुत मार रहे हैं इस चीज के लिए कि आपको कोर्ट में ये बात बोलनी है। कल तू कोर्ट में ये बोलेगा, बोलेगा, नहीं बोला तो तेरे को हम फांसी लगा देंगे, तेरे साथ हम ऐसा कर देंगे। उस डर में अगर उसने ये चीज बोल दी तो वो इस राइट का यूज कर सकता है कि मेरा ये वाला आर्टिकल अफेक्ट हो रहा है 23 कि मुझे जबरदस्ती बोला गया है कि मेरे को अपने अगेंस्ट ये चीज बोलनी है। सपोज किसी पर्सन ने मर्डर नहीं किया है, ठीक है, और उसे धमकाया जा रहा है कि तुझे ना कोर्ट में जाके ये चीज बोलनी है कि तूने ही मर्डर किया। इस चीज के लिए उसको शायद बहुत ज्यादा अमाउंट दिया जा रहा है, इस चीज के लिए उसको धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने ये नहीं बोला तो तुम्हारी फैमिली को हम अफेक्ट कर देंगे। तब वो ये राइट बोल सकता है कि हाँ मैं जेल में हूं, मेरे ऊपर डाउट है कि मैंने मर्डर किया, पर मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं अपने अगेंस्ट में गवाही दूं, मैंने ऐसा कोई काम जबकि किया ही नहीं है। तो पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी दोनों के टाइम पे आप ये राइट यूज कर सकते हो। अभी ठीक है, चलो अभी हम एक पढ़ते हैं केस मनिका गांधी वाला। ट्रेन वाला पढ़ लिया था ना, ट्रैवल वाला पासपोर्ट वाला था, तुम लोग ने रीड किए हैं केसेस, ठीक है। मनिका गांधी वाला केस था, कौन है ये? वो डॉटर इन लॉ, हाँ सन की वाइफ, ठीक है। ये इसके ऊपर केस आया था। पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन, कोई पासपोर्ट एक्ट था, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था उन लोगों ने, ठीक है। इम्पाउंड यानी जब्त। ऑथराइज द गवर्नमेंट टू डू सो इफ नेसेसरी in the interest of general public after providing reasons for the decision and reasonable opportunity of being heard। जब्त करने के बाद उसको क्या बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट के कारण तुम्हारा पासपोर्ट जज कर लिया जा रहा है और तुम्हें भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। शी फाइल्ड द पिटीशन अफोरसेड की नो रीजन वाज गिवन बिफोर इम्पाउंडिंग, ठीक है। तो उसने अपने पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को लेके आर्टिकल 21
ठीक है। जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट वाज नॉट जस्टिफाइड इन द impounding the passport. Any procedure with permitted impairment of individual right to go abroad without giving him a reasonable opportunity is violative of Article 21. Impounding was not as per proper procedure. तो जो एक्ट में प्रोसीजर लिखा है उस प्रोसीजर से किया नहीं, उसको रीजंस दिए नहीं कि क्यों उसका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है, और जज बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी है। आप किसी को भी अब्रॉड जाने से यूं ही रोक नहीं सकते। उसकी फ्लाइट डिले होगी, उसकी फ्लाइट कैंसिल होगी, उसका सारा नुकसान भी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा जिन लोगों ने उसका पासपोर्ट जब्त किया है। ठीक है। एक नॉइस पॉल्यूशन का केस मैंने बताया था, छोटा सा केस है, द फैक्ट रिगार्डिंग द नॉइस पॉल्यूशन caused by obnoxious level of the noise due to bursting of crackers during the Diwali. Apex Court suggested to discontinue from bursting the court making use of such noise making crackers. ये आपके पर्सनल लाइफ लिबर्टी का वॉयलेटिव है ये राइट। अगर किसी को नॉइस पॉल्यूशन से परेशानी हो रही है तो वो इस राइट पे एक्शन ले सकते हैं। Death penalty and Article 21. In case of the first time dealt with the question of constitutional validity of the capital punishment or death penalty in the India. जब ये वाली penalty इतनी थी नहीं। The Supreme Court held the choice of awarding the death penalty is done according with the procedure established by the लॉ। पहले इतनी जल्दी डेथ पेनाल्टीज नहीं आती थी, ये हमारे लॉ में भले मेंशन्ड है, तो उसने बोला था कि कंप्लीटली डिपेंड करता है लॉ पे। द जज चूजेस बिटवीन डेथ पेनाल्टी एंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स एंड नेचर ऑफ द क्राइम। अगर हमने ये पार जज को दी हुई है कि आप डेथ पेनाल्टी, अपन ने देखा कौन से लेवल के ये वाली पार है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को पार है कि कोर्ट ऑफ सेशंस को कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दे सकते हैं 7 years 10 years और डेथ भी दे सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो जब आपको ये चीज बोली गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आया उसको आप बोल दो फांसी लगा दो, फांसी लगा दो। हर बार तुम्हें सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स और क्राइम्स को देखते हुए ये वाली पनिशमेंट देनी पड़ेगी, और ये सब अपने लॉ में मेंशन्ड है क्लियरली कि ऐसा एक्शन होगा, ऐसा ऑफेंस होगा तो इतनी बड़ी पेनाल्टी होगी, नहीं तो रॉबरी डकैती सब 5-5 साल 3-3 साल का इम्प्रिजमेंट है, और उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम उन्होंने क्लियरली बता के रखा है। तो कोई भी जज जिस पोजीशन में बैठा है यूं ही बिना सोचे समझे ऐसी वाली पनिशमेंट्स आपको नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो आप इस आर्टिकल के अंदर एक्शन उठा सकते हो कि मेरी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को अफेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। Therefore the capital punishment was not violative of the article 14, 19, 21. क्यों? क्योंकि जब जज ने ये पनिशमेंट दी होगी तो वो established by law आई होगी depending on the facts, circumstances and crimes. अगर इस पे डिपेंड नहीं होती है तो आप एक्शन उठा सकते हो। अगर ये सब चीजें आपके उन सारे क्राइम्स, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे क्लियरली बैठती हैं कि हाँ आपने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें लॉ में लिखा है कि इसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है, जिसमें लिखा है कि डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, तो फिर कोर्ट आपको बोल देगा कि आपका आर्टिकल का वायलेशन नहीं हो रहा है। और अगर नहीं होगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तो जजमेंट दे देगा कि आपका एक्ट का आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है। ठीक है। तो एक हो गया मनिका गांधी और एक हो गया जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस। मैं बता रही थी पॉश के बारे में तुम लोगों को। ठीक है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। Bhanwari Devi, a worker of NGO involved in the prohibition of child marriage, was gang raped by influential men of the village when she tried to stop the child marriage in the house of सरपंच of village. इसमें क्या हुआ था, एक बंदी है ये भनवारी देवी, कहाँ काम करती है, एनजीओ में। तो अब एनजीओ में काम करती है तो उसने स्पेशली कौन सा एनजीओ जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है। अब वो बंदी इसी चीज को प्रमोट करती कि चाइल्ड मैरिज नहीं करो, और ये उसका काम है, एक एनजीओ से जुड़ी हुई है। तो जब वो एक्चुअल में चाइल्ड मैरिज को रोकने गई तो उसका गैंग रेप कर दिया गया लोगों ने, ठीक है। द कोर्ट डिक्लेयर्ड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट द वर्कप्लेस अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द राइट आर्टिकल 14, 15 एंड 21। 14 इक्वालिटी और 15 प्रोहिबिशन ऑफ ये रेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस, तभी ये बहुत फेमस एक्ट था, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस वर देन फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ वर्क women at a workplace. Later on, which became a base of sexual harassment of women at workplace prevention prohibition redressal act 2014 was passed. अब वो पॉश बन गया है, ठीक है। तो उसमें हमेशा सबसे पहले क्या आता है, विशाखा गाइडलाइंस आती है, नाम ही गाइडलाइंस का यही रख दिया है, ठीक है। तो उसके वर्क प्लेस पे हुआ था तो क्लियरली बोल दिया कि हाँ उसके राइट्स का, उसके फंडामेंटल राइट्स का अफेक्शन हुआ है। राइट टू लीगल एड। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अक्यूज्ड अरेस्टेड इन केस वाज अनएबल टू अफोर्ड लीगल सर्विसेज। अब अरेस्ट तो कर दिया पर
एडवोकेट को लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है. द कोर्ट डिक्लेयर state should provide free legal aid to accused who was unable to afford legal service for any reasons of poverty, indigence and ये अपन ने पढ़ा है. हाँ, कि जब कोई पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो खुद भी या तो अपियर हो जाए या फिर ऐसे पर्सन से फ्री लीगल एड ले ले कि भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, इस चीज की वो रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट में, है ना, इन ऑर्डर टू मेक द राइट अंडर आर्टिकल 21 इफेक्टिव. तो हमेशा ये नहीं है कि आपके आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, कभी कभी आपको ये राइट आपके फेवर में भी है कि जस्ट बिकॉज आप पुअर हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस आर्टिकल का यूज करके आप क्या बोल सकते हो, फ्री लीगल एड गवर्नमेंट को बोलो मुझे प्रोवाइड करें. Sunil Batra versus Delhi administration. A convicted was sentenced to death on charges of murder, robbery, was held in solitary confinement by the jail authorities. अभी क्या लगे हैं बच्चे, उस पे सिर्फ चार्जेस लगे हैं, ठीक है, और उसको वो रियो जैसे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया. सिंस द डेट ऑफ हिज कन्वेंशन बाय द सेशन कोर्ट व्हेन हिज अपील वाज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट. याद है स्नेहा, तुमने एक बार पूछा था कि मैम अपील होगी तो क्या उसको जेल में रखेंगे कि नहीं. अभी सिर्फ चार्जेस हैं उस पे मर्डर और रॉबरी के, उसने आगे अपील करी हुई है हाई कोर्ट में, ठीक है, और तब तक उसको कहाँ रखा है, एक कन्फाइनमेंट पे, एक बंद कमरे में. His friend, the petitioner, filed a writ petition before the Supreme Court, contending that the solitary confinement itself is a substantive punishment. Only courts have authority to impose such punishment under the IPC code. Jail cannot impose this punishment. वो मैंने तब भी explain किया था, अगर कोर्ट बोलेगा कि इसको अंदर रखो तब तक तो रखना पड़ेगा, अगर कोर्ट बोलेगा कि इसको छोड़ दो जब तक अपील चल रही तो उसको छोड़ना पड़ेगा. The Supreme Court accepted the contention. उसके फ्रेंड की बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी. Held that just because a person is convicted for the crimes does not reduce him to death person and vulnerable to major punishment. अभी सिर्फ चार्जेस लगे, हमने क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया है कि उस पर्सन की कोई गलती है. विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ, देयरफॉर द राइट अंडर आर्टिकल 20 इज आल्सो अवेलेबल टू द कन्विक्ट इवन इफ ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज ओन राइट्स या अदर राइट्स. ठीक है, तो बाकी राइट्स तो अभी तक नहीं है, उसकी अपील चल रही है, तो तुमने उसको कन्फाइनमेंट में भी रखा है, तो वो भी एक क्या है, पनिशमेंट है. ये काम पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते, अगर कोर्ट बोलेगी तो कर सकते, और कोर्ट हमेशा विद फैक्ट्स, रीजन, सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ही बोलेगी कि इसको कन्विक्टेड में रखना है कि कन्फाइनमेंट में रखना है कि नहीं रखना. ठीक है, एक और केस है, ये बहुत ही हॉरिफाइंग केस था, अरुणा शानभाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें क्या हुआ था, एक नर्स थी, ठीक है, इट वाज स्टेटेड दैट मिस अरुणा रामचंद्र शक वाज अ स्टाफ नर्स वर्किंग इन अ किंग एवॉर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल. ये नॉर्मल एक नर्स का काम करती थी और एक पर्सन ने, वहीं के स्टाफ ने, स्वीपर ने उसका रेप करने की कोशिश की. ठीक है, रेप मतलब रेप करते टाइम उसने उसको क्या किया, जो डॉग की जो चेन होती है उसके नेक पे उसको बांध के बहुत सारा ड्रैग किया, बट शी वाज ऑन हर पीरियड्स, तो फिर उसने उसको अदर वे में कोई अदर सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज करके रेप किया उसका. ठीक है, अब क्योंकि उसका नेक उन्होंने इतना चोक कर दिया था कि उसके सीधे ब्रेन में वो हिट कर गया और वो कोमा में चली गई. अब वो कोमा में चली गई तो हॉस्पिटल को लगा कि यहीं की नर्स है तो हम इसको यहीं पे ही सारी सर्विसेज देंगे, तो उसको पूरी रेगुलर बेसिस पे जो भी खाना देते थे, पानी देते थे, उसकी वहीं पे केयर करते थे. अब क्योंकि वो हॉस्पिटल का स्टाफ था और हॉस्पिटल के लोग उससे थोड़े से अटैच होंगे क्या, तो उसकी उन लोगों ने ऐसे बहुत लॉन्ग एज तक उसकी की, और वो नहीं आई होश में. ठीक है, तो अब जब वो नहीं आई तो ऑफ कोर्स लगेगा ना कि मर्सी डेथ दे दो उस पर्सन को, वो सिर्फ मशीन्स पे ही जी रही है, वो उसका 40 इयर्स तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अल्टीमेटली फिर मर्सी डेथ के लिए उन्होंने अप्लाई किया कोर्ट में, पर जब तक उसका जवाब आता वो निमोनिया से ऑलरेडी डेथ हो गई थी. तो इसमें एक्टिव डेथ और पैसिव मर्सी डेथ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. On 27 November 1973, late evening, she was attacked by a sweeper in hospital who tried to rape her, draping a dog. मैंने explain कर दिया, पर मैं read इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें इसी वे में लिखना है. ठीक है, around her neck, but finding that she was menstruating, he sodomized her. Sodomize is a मतलब very negative word. उसने other कोई course use किया. ठीक है, due to strangulation by the dog chain, the supply of the oxygen to brain stopped and she went to coma. Around 40 years after this accident, she could not move her hands, legs, and survived on the mercy and care of other people. It was prayed to stop feeding Aruna and let her die in peace. Though mercy death and euthanasia was not permitted in her case, and she died due to pneumonia on 18th May 2015. But the Supreme Court in this case held that passive
ये वो नेशिया करके कोई इंजेक्शन आती है ना, इंजेक्शन डाल दो तो इंसान डेथ हो जाता, कैन बी अलाउड अंडर एक्सेप्शनल केसेस अंडर एनेस्थीसिया करके कोई, आई गेस ये वही है. स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट. द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एनेस्थीसिया is that in active anesthesia something is done to end the patient's life, giving poisonous injection or some other form of poison. In case of passive, something is not done which is done which would have perceived the life of the patient. Remove a person from a ventilator. तो passive is allowed, active is not allowed. ठीक है, यहां पे हमारे केसेस खत्म होते हैं. तो ये हो गया आर्टिकल 21. तो 12 से 21 याद है सबको. एक आर्टिकल है 21A, छोटा सा है, राइट टू एजुकेशन. तो 14 ईयर्स तक हम बोलते हैं, 16 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स तक सबको राइट है कि वो पढ़ाई कर सकते. कोई भी पर्सन पढ़ने के लिए किसी को रोक नहीं सकता. दिस आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 86th अमेंडमेंट. द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस एज 6 to 14 ईयर्स. ठीक है, याद रखना. ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 21A. अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22. राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन. जो इलीगल अरेस्ट तुमको समझता कि अभी तक उसने कोई कांड किया नहीं, उसको यूं ही अरेस्ट कर दिया क्योंकि तुम पावरफुल हो. प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि तुम ऐसे पर्सन हो जो एनकरेज कर रहे हैं क्राइम्स को, जो कहीं ना कहीं लोगों को शायद तुम्हारे ये काम करने से या सोच होने से पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, तो उसको पहले ही तुमने डिटेन कर लिया, उसके अभी तक उसने कोई कांड किया नहीं है. ठीक है, तो 22 बोलता है कि ऐसे लोग जिनको इलीगली अरेस्ट किया हुआ है और ऐसे लोग जिनको रोकने के लिए, कोई भी क्राइम रोकने के लिए हमने अगर डिटेन किया हुआ है, उनके पास क्या राइट्स हैं. आर्टिकल 22 lays down the last right to freedom which relates to protection against illegal arrest and preventive detention. क्या प्रोटेक्शन देंगे इन लोगों को? कोर्ट के सामने आने का अपॉर्चुनिटी, एडवोकेट हायर करने का अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी. यही एक प्रोटेक्शन हम उनको दे सकते हैं ना, कि अपनी बात रखो कि आखिर तुमको क्यों अरेस्ट नहीं किया जाए. ठीक है. द 22 डज नॉट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल पर्सन एंड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन. ये वाला हम एलियन एनिमीज को राइट नहीं देंगे. एलियन एनिमीज यानी जिनके साथ हमारा वॉर चलता है, तो मैंने लिख दिया है वॉर सोल्जर्स. ठीक है. पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अदर देन द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, मतलब कि जिन्होंने एक्चुअल में कोई ऑफेंस किया, उनको हमने जेल में रखा है, उनको ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा. उनको हम वो है जो अदर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जिनको आपने प्रिवेंट किया हुआ था कि कोई कांड वो ना करें, उनके लिए राइट है. पर जिनको सच में आपने डिटेन किया हो क्योंकि उन्होंने ऑफेंस किया है, तो उनको ये राइट नहीं है. पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यूनिफॉर्मली इन लोगों को भी ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये सब पर्सन के लिए नहीं है. उन्होंने क्लियरली एक टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किया. देखो, एलियन एनिमीज, पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अदर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन और पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. इन तीनों वर्ड्स के मतलब समझ आ गए? जिन्होंने एक्चुअल में कोई कांड किया है, कोई क्राइम किया है और उनको आपने डिटेन किया. डिटेन यानी जेल में रखना, तो जिसने सच में कोई कांड किया है उसको जेल में रखा हुआ है. ठीक है. और प्रिवेंटिव थर्ड मतलब जो शायद कोई ऐसे क्राइम कर सकता है, तो उसको पहले ही, मतलब कोई बम बनाने वाला आदमी है. ठीक है. क्योंकि अंडर प्रिवेंटिव वाले कौन हो गए? अभी उन्होंने काम किया नहीं है. लॉ में ऐसी उल्टा ही एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. क्लियरली लिख सकते थे कि प्रिवेंशन ऑफ दोज पर्सन हु आर डिटेन्ड, पर उन्होंने लिखा अदर देन प्रिवेंटिव डिटेन, क्योंकि प्रिवेंटिव वाले भी डिटेन्ड होते हैं. देखो, तीन लोग हैं. एक एलियन एनिमीज जो वॉर में आए, ठीक है. एक ऐसा पर्सन है जिसने सच में मर्डर किया, ठीक है. एक ऐसा पर्सन है जो बम बनाने का काम कर रहा है, कभी भी फोड़ सकता है, तो उसको आपने क्या किया? पहले ही डिटेन कर दिया. ठीक है. तो फर्स्ट वाला एलियन एनिमीज, सेकंड वाला जिसने सच में ऑफेंस किया, तो ये अदर देन प्रिवेंटिव डिटेन है. प्रिवेंटिव डिटेन यानी जो कांड करने वाला है, तो कोई भी क्राइम को बचाने के लिए आपने उसको डिटेन कर रखा है. उसने तो क्राइम कर रखा है ना, इसलिए अदर देन लिखा है. ठीक है. और ये बॉम्ब फोड़ने वाला, बंद कर दूं? हाँ, वही बोला ना वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में, वही तो पढ़ेंगे अभी. इसमें कैसे दिया है? यूनिफॉर्मली नहीं दिया है ना उनने,
कई बार क्या होता है, इस मेरे एग्जाम्पल में वो पर्सन बॉम्ब बना रहा था, कई बार होता है कि कोई हार्म करेगा नहीं, कोई ऐसा पर्सन जो पहले कांड कर चुका है, ठीक है, अब वही डकैती वाला केस ले लो, अब वो 5-6 बार डकैती कर चुका है, उसके पीछे आपने पुलिस दौड़ा दी, ठीक है, दिन भर रात भर, ये वो आपको क्या लग रहा है कि वो शायद ये चीज दोबारा करे, तो आप उसको जेल में डाल दोगे पहले से, कि शायद अब उसका एक पैटर्न चलता है कि वो जनवरी में करेगा, फिर एक मंथ छोड़ के मई में करेगा, फिर कुछ छोड़ के ऐसे सितंबर में करेगा, तो आपने क्या किया, दिसंबर में उसको पहले ही जेल में डाल दिया कि अब तू करके बता डकैती, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए जिसका शायद दिसंबर में प्लान हो ही नहीं, हम थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। नो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22, एलियन एनिमीज को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। इन दोनों को कितनी कितनी, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन इन द कस्टडी अनलेस ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। भाई जब भी आपको अरेस्ट करने जाओ पहले बताओ तो कि किस रीजन से, किस वजह से आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। तो पहला प्रोटेक्शन, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, कि आपको ग्राउंड्स पता होने चाहिए कि क्यों हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। द पर्सन अरेस्टेड हैड राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, तो हमने इसको ये राइट भी दिया, ठीक है। पर्सन अरेस्टेड और डिटेन शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours. He cannot be detained more than 24 hours without the permission of the magistrate. ये हमने CRPC IPC में पढ़ा है, ठीक है। ट्रैवल टाइम शुड बी एक्सक्लूडेड while calculating the period of 24 hours. तो आसपास जो भी मैजिस्ट्रेट है उसको 24 hours में प्रोड्यूस करो, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमें देनी है, ठीक है। तो जो पर्सन अरेस्टेड है अदर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ग्राउंड्स बताओ, एडवोकेट कंसल्ट करने का चॉइस दो, और 24 आवर्स के लिए ही उनको डिटेन करो, और 24 आवर्स में ही उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके आओ। फिर पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस, वो क्राइम करने वाले हैं। इट इज एन डिफेंसिव मेजर टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। तो बॉम्ब वाला एग्जाम्पल, अगर वो बॉम्ब जला देता तो बहुत सारे लोग हार्म हो जाते, तो हमने पहले ही उसको डिटेन कर लिया। फॉलोइंग आर द राइट्स अवेलेबल टू पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सबसे पहला, ही कैन नॉट बी डिटेन मोर देन 3 months अनलेस ऑथराइज्ड बाय, ठीक है। सबसे पहली बात, उसको मिनिमम कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए रख सकते हो, मैक्सिमम लिखा है 3, लेकिन अगर तुमको इससे ज्यादा भी रखना है तो तुम एडवाइजरी बोर्ड से ऑथराइजेशन ले लो, पार्लियामेंट से ले लो। ही शैल बी कम्युनिकेटेड ग्राउंड्स ऑफ हिज डिटेंशन, हाँ बस 2 लोगों से, एडवाइजरी और पार्लियामेंट। उसके बाद उसको भी ग्राउंड्स बता दो क्यों तुम्हें डिटेन किया गया। ही मस्ट बी गिवन अ फेयर चांस टू रिप्रेजेंट हिज डिफेंस, इसमें एडवोकेट की बात नहीं लिखी है, ठीक है। 3 लोग हो गए। आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन टू इलीगल अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लोगों को, ठीक है। तो इनको हमने बोल दिया यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन किस तरीके से, एलियन वालों को तो बिल्कुल ये राइट नहीं देंगे हम, ठीक है। बाकी 2 लोगों को जो डिटेन्ड है फॉर एन ऑफेंस, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कमिटिंग एन ऑफेंस के लिए हमने उनको डिटेन किया हुआ, उनके पास राइट है कि आप पहली बात तो जो डिटेन्ड है, ऑलरेडी अरेस्टेड लोग हैं, उनको क्या दो, ग्राउंड्स बताओ। दूसरा, एडवोकेट हायर करने दो। तीसरा, 24 आवर्स तक उनको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, 24 आवर्स से ज्यादा उनको आप अरेस्ट करने के लिए नहीं रख सकते। और जो पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो शायद कोई कमिट क्राइम कर सकते हैं, एक डिफेंसिव मेजर है पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी के लिए, इनको आप नॉट मोर देन 3 months के लिए जेल में रख सकते हो। और इससे भी ज्यादा रखना है तो किससे परमिशन ले लो, एडवाइजरी बोर्ड और पार्लियामेंट से। प्लस इनको ग्राउंड्स बता दो और एक फेयर चांस दे दो अपने डिफेंस में कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट? उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 23 और 24, ये भी हमारे छोटे से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 12 स्टेट, 13 लॉ, 14 इक्वालिटी, 15 प्रोहिबिशन, 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 अनटचेबिलिटी, 18 19 फ्रीडम, 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन, B assemble without arms, C association and union, D E residence, G trade occupation और business, ठीक है। फिर 20 expose facto 1, 2
double चाहिए body. 3 self incrimination. 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें बहुत सारे केसेस थे. 22 नहीं 21A राइट टू एजुकेशन. 22 इलीगल अरेस्ट एंड, ठीक है. 23 में पढ़ रहे हैं हम प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. 24 में हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 23 में क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर. दोनों का मतलब पता है? गरीब बच्चे जो आते हैं भीख मांगने, वो एक्चुअली किसी ना किसी एसोसिएशन या यूनियन में पाए जाते हैं, ठीक है. उन्होंने ये बनाया है. इसमें से जो जो भीख मिलती है वो उस पर्सन की होती है जो पर्सन इन लोगों को ओन कर रहा है, ठीक है. तो वो इनवॉलेंटरी, बिना कोई, इनको कोई पेमेंट नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता है इनके हाथ में, ठीक है. इनकी अर्निंग्स नहीं होती है. और कभी कभी देखना वो अलग ही उनका फेस वगैरह से समझ आ जाता है कि ये कोई और स्टेट के लोग हैं, ये हमारे स्टेट के लोग नहीं है, ठीक है. तो वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं. फोर्स लेबर, उसके बाद फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों को नौकरी नहीं देनी है, उनको स्कूल जाना अलाउड है, ठीक है. वो उनका राइट है. कैसे नहीं देनी है वो अभी हम आर्टिकल पे पढ़ेंगे. Right against exploitation enshrined under Article 23 and 24 are available to citizens as well as non-citizens. तो ये दोनों को अवेलेबल है, ठीक है. ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23 बोलता है impose a complete ban, ठीक है. ये अलाउड नहीं है on traffic in human beings, beggar and other similar forms of forced labor. The contravention of these provisions is declared punishable by law. तो आप ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, ठीक है. दूसरा फोर्स लेबर नहीं कर सकते, और बेगर, आप किसी को भी बेगर अपने एसोसिएशन में नहीं बना सकते. ये स्ट्रिक्टली बैन है. पकड़े गए तो बहुत हैवी पनिशमेंट लगेगी. नोट्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है मेन एंड वुमेन दोनों को गुड्स जैसे ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है. इधर उधर हम बेच रहे हैं उनको. सच एज टू टेल, sell and let otherwise dispose them up. तुम लोगों ने वो देखी है मूवी गंगू, क्या है, आलिया भट्ट की गंगूबाई, ठीक है. उसमें वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग ही हुआ था उसके साथ, ठीक है. उसका बॉयफ्रेंड उसको कहीं छोड़ आया था. बेगर मींस, उसमें सेगर लिखा होगा, वो बेगर है, ठीक है. मींस इनवॉलेंटरी वर्क विदाउट पेमेंट. बस इतना ही है आर्टिकल, ठीक है. तो 23 और 24 अभी हम पढ़ेंगे. 23 क्या पढ़ा? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, जिसमें बोल दिया कंप्लीटली बैन है, अगर किया गया तो फिर पनिश बाय लॉ. और इसमें ट्रैफिक और बेगर की मीनिंग बताया. तो ट्रैफिकिंग में मेन एंड वुमेन दोनों कवर होते हैं. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री और माइन. एजुकेशन से मैंने इसलिए रेट किया क्योंकि उसमें हमने यही पढ़ा था. 6 to 14 तक पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी करनी है कर सकते हो. बिलो द एज ऑफ 14 को एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं रख सकते. इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली इन पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं. एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एम्प्रेटाइज एक्ट और चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ठीक है. पांचों एक्ट के नाम याद होने चाहिए. अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 25 से 28. 23 24 क्या था? ये इंटर्नशिप. 23 और 24 क्या था? ट्रैफिक ह्यूमन एंड फोर्स लेबर. 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उसमें लिखा था कंप्लीटली बैन, इसमें लिखा था कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, ठीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. भाई कोई भी धर्म का राइट हमको है. हम कहीं पे भी बॉर्न हुए, हम कोई भी अगर धर्म मानना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं. कौन से आर्टिकल में बोला है? 25 से सॉरी. इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिलीजन एंड स्टेट रिलीजन. हमारे पास बहुत सारे रिलीजन है, एक पर्टिकुलर स्टेट का रिलीजन हमने नहीं बोला. इट मेंटेन्स एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स ऑल religion. The provision relating to right to freedom of religion is preserved in the article 25 से 28 जो कि Constitution of India में बताए. Applicable to religion, the freedom of religion confirmed by present article is not confined to the citizens of India but extends to all persons including aliens, individual exercising their rights individually and
थ्रू इंस्टीट्यूट। वृंदावन में वगैरह अब्रॉड की लड़कियां बढ़िया कृष्णा 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 गाती रहती है, मस्त, सबको अलाउड है, जिसको जो भगवान मानना है, जिसका धर्म मानना है, मान सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 गिव्स टू एवरी पर्सन द फ्रीडम ऑफ कंसाइन, मतलब किसी भी सोल से आप जुड़ना चाहते हो, किसी भी स्पिरिट से जुड़ना चाहते हो, किसी भी भगवान की स्पिरिट से जुड़ना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। कंसाइन मतलब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वी टेंड टू लुक फॉर कि हम यूनिवर्स से जुड़े या फिर हम गॉड से जुड़े या किसी भी देवी से जुड़े, तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, द राइट टू फ्रीली प्रोफेस यानी आस्था, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, ठीक है। बैठ के किसी की भी आस्था आप कर सकते हो, आपको इस चीज के लिए कोई रोक नहीं सकता। किसी भी मंदिर में जाओ, आपको ये नहीं बोलेगा ए तू इस धर्म का नहीं है, यहाँ पे नहीं आओ, बोला तो ये आर्टिकल पे मुद्दा उठा देना। इन सिंपल वर्ड्स, एवरी पर्सन हैज राइट टू आस्था एंड प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ हिज ओन चॉइस, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 25। 25 क्या बोल रहा है? एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोबेट एनी रिलीजन, ठीक है। 2 पॉइंट्स। 26 provides following rights to every religious denomination, establish, maintain institution of religious and charitable purpose। किसी को भी कोई भी मंदिर बनाना है, कैसा भी बनाना है, कहीं पे भी बनाना है, बना सकता है, इसमें कभी भी कोई भी आपको रोकेगा नहीं। मैनेज इट ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, तुम्हें जैसे भगवान को रखना है तुम रख सकते हो। ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ रिलीजन, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, बस वो सब चीजें लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का ऑलरेडी एक लॉ है, टीपी एक्ट। तो 26 बोल रहा है कैसा भी मंदिर, कैसा भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए आप स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका मैनेजमेंट आप अपने अफेयर्स पे डील कर सकते हो, उसके नाम पे आप कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, पर इसको एडमिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ कोई भी लॉ से, जो भी उसके रिलेटेड लॉ होगा उसी से ही करना। तो 25 में हमने पढ़े 2, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस। फिर 26 में हमने पढ़े 4 कि आप कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन स्टैब्लिश कर सकते हो, आप उसके अफेयर्स किसी भी रिलीजन से कर सकते हो, आप कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो, और बस वो सब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली किसी न लॉ से होना चाहिए। 27 4 थे, 25 26 27 28 27 पे आ गए। एनी पर्सन शैल नॉट बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड ऑफ विच विल बी यूज्ड टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। चंदा मांगने आते हैं तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि देना ही पड़ेगा, अरे तुम इस धर्म के हो पैसे तो दो, तुम्हारे पास राइट है, तुम्हें नहीं देना तुम मत दो, ठीक है। तो कोई भी पर्सन शैल नॉट बी कंपेल्ड यानी फोर्स टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड ऑफ विच विल बी यूज्ड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। गणपति प्रमोट करने के लिए चंदा मांगने है, देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, कोई भी आपको इस चीज के लिए कंपेल नहीं कर सकता। 25 में क्या पढ़ा? फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। 27 में स्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट, मेंटेन इट्स ओन अफेयर्स अकॉर्डिंगली, और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हो एज पर एनी लॉ। उसके बाद 27 कोई भी आपको चंदा मतलब टैक्सेस अगर ले रहा है, जिससे वो जिस पैसे से वो एक्सपेंसेस यूज करेगा फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन शैल नॉट बी कंपेल्ड या नोबडी कैन बी कंपेल फॉर दिस टैक्सेस। 28 एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड्स शैल नॉट गिव एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हूँ, मेरे को क्रिश्चियन लॉ का सब पता है, ठीक है। अब वो प्राइवेट स्कूल था तो उन्होंने मुझे सब कुछ क्रिश्चियन लॉ के बता दिया, लेकिन हिंदू लॉ का मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मतलब जितना घर से सीखा ठीक है, स्कूल से हमने सिर्फ और सिर्फ अबाउट जीसस क्राइस्ट बॉर्न से लेकर उनका अभी तक का क्या स्टेटस है हमको सब मालूम है, लेकिन हमको हिंदू लॉ का इतना नॉलेज नहीं है। तो स्टेट फंड्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली किसी एक रिलीजन को फॉलो करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, ठीक है, लिखा है होली, shall not give any religious instructions, ठीक है। Any person shall not be compelled in any educational institutions run by state without his consent or his guardian
कंसेंट, ठीक है। उसको आप फोर्स भी नहीं कर सकते कि तुम्हें हमारा स्कूल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गिवन इन, उसके लिए भी आप फोर्स नहीं कर सकते। टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्कशॉप कंडक्टेड, अब स्कूल में तो सब चीजें होती हैं, बहुत सारे थिएटर्स होते हैं, तो आप किसी को भी कोई एक रिलीजन फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, या किसी एक पर्सन को ये नहीं बोल सकते तुझे यही वाला थिएटर करना पड़ेगा, तुझे मुस्लिम बनना ही पड़ेगा, तुझे राम भगवान बनना ही पड़ेगा, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 28 बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए बोला कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें कोई एक रिलीजन नहीं होना चाहिए। वैसे होते हैं, महाराष्ट्रियन स्कूल है, ठीक है, अब वो प्राइवेट होगा तो ठीक है, होलली अगर गवर्नमेंट से होगा तो आप वहां पे उस चीज को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 25, 26, 27, 28, 25 क्या बोलता है और प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। 26 स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी क्या करना है आपको उसमें एक रिलीजियस मेंटेनेंस के लिए करना है। उसके बाद उसके लिए कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, अपने ओन अफेयर्स में मैनेजमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एनी लॉ। 27 टैक्सेस के लिए आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता। 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स, कोई भी रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोट या इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। तो आपको किसी के लिए भी, वो स्कूल ज्वाइन करने के लिए नहीं, कोई भी रिलीजियस में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं, कि कोई चीज फॉलो करने के लिए नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 29, 32 तक जाना है हमको, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिलीजियस एज स्टेट रिलीजन, इट मेंटेन्स एब्सोल्यूट यूनिटी, हमने अभी समझा, impartiality. 29 guarantees two rights. Any section of the citizen residing in India having distinct language, script, culture, its own has right to conserve the same. कहीं पे भी रह रहे हो, जो भी लैंग्वेज आती है, जैसा भी आती है, आप वो कल्चर फॉलो करके रह सकते हो। एक एरिया में जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं, अभी भी हुआ था, मैंने लिटरली देखा, यहाँ से गणपति का विसर्जन चल रहा है और यहाँ से मुस्लिम्स की कोई ईद वगैरह थी, तो वो लोग भी अपने झंडे लेके जा रहे थे, तो ये सब हमारे इंडिया में चलता है। नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। मतलब कि अगर किसी को गवर्नमेंट स्कूल में पार्टिसिपेट करना और उसको बोल रहे तुम हिंदू हो ना, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम मुस्लिम हो ना, तुम इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, गवर्नमेंट स्कूल्स मना नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई स्कूल जो होली स्टेट से चलता है, ठीक है, स्टेट फंड से चलता है, वो इन चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। हमारी हेडिंग थी कल्चरल एंड एजुकेशन, तो जिसको जो कल्चर फॉलो करना है अपने एरिया में कर सकता है, जिसको जो स्कूल में जाना है उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे फॉर एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। इसमें सेक्स वर्ड नहीं लिखा है। 30 क्यों नहीं लिखा है इसमें? क्योंकि कुछ गर्ल्स स्कूल होते हैं, कुछ कोएड होते हैं, कुछ बॉयज होते हैं, इसलिए, ठीक है। तो मना कर देंगे ना, गर्ल्स स्कूल में कोई बंदा आएगा एडमिशन लेने तो मना ही करेंगे। चलो 30 बोलता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये कौन है? माइनॉरिटीज, तो अपने हिसाब से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। वही चीज वापस लिखी हुई है, ठीक है, 30 में, लेकिन ये किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए, सेम चीज, ठीक है। अब 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब रिट्स पढ़ेंगे तो रिट्स किस किस में है? ये हम पढ़ेंगे कल, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, ठीक है। रिट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप किसके पास जा सकते हो? सीधे हाई कोर्ट या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट। आप हाई कोर्ट के पास कब जा सकते हो? और आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्यों लिखा है? नहीं, सिंपल है। मेरे को लगता है जबलपुर में हाई कोर्ट है, मेरा फंडामेंटल राइट वो मैं यहीं चली जाऊं। मेरे को लगता है यार ये मेरे को, हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से मेरे को लगता है कि यार मेरे को मेरा दिल्ली जाने का प्लान है तो मैं दिल्ली में जाके फाइल कर लूंगी सुप्रीम कोर्ट, वो भी चलेगा। हाई कोर्ट में सिर्फ एक लिमिटेशन है, आप अपने ज्यूरिसडिक्शनल वाले में करो। मैं जाके गुजरात हाई कोर्ट में नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट यहाँ अफेक्ट हुआ है ना, तो एमपी के हाई कोर्ट में जाओ। मैं एमपी की हूं ना, तो एमपी के हाई कोर्ट में जाओ, नहीं तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के डोर्स सबके लिए खुले, हाई कोर्ट के डोर उनके विद इन द जुरिसडिक्शन जो लोग आते हैं उनके लिए खुले, ठीक है। अब रिट्स भी 5-6 हैं।
मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, सर्चुरारी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, एक बार खोलो, सबसे लास्ट में दिए हुए हैं। किसको पसंद है रिट्स, लिखने में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा कंटेंट होता है इसमें। हैबियस कॉर्पस यानी टू हैव अ बॉडी, एनी पर्सन जिसने आपको डिटेन किया हुआ है या उसको, तो आप उसको बुला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बुलाते हैं उसको। ठीक है, कि तुम इधर आओ, तुम बताओ कि क्यों डिटेन वगैरह किया है। ठीक है, उसके बाद क्यू वारंटो यानी, नीचे देखो देखो, नीचे लिखा होगा, एग्जैक्टली exactly वैसा ही है कि आप किसी एक पर्सन ने, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस गए, ठीक है, उस पर्सन ने बोला जाओ तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन है तुम हो कौन, पहले तो तुम बताओ। तो जब वो कोर्ट में आएगा तो वो अपनी पूरी डिग्री लेके आएगा, मैंने 12th यहाँ से की, 10th यहाँ से की, फिर मैंने ये वाले एग्जाम्स दिए, फिर मैं यहाँ से क्लियर, फिर मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया, फिर मैं यहाँ जॉब लगी, फिर जाके मैं इस पोजिशन में बैठा हूँ। तब वो ये प्रूव कर पाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो ऑथराइज्ड है तुमको रिजेक्ट करने के लिए, कि लाइसेंस उसे नहीं देना। फिर क्या है, सर्ट्यूरारी। सर्ट्यूरारी क्या है, छोटा सा ही है। हाँ, अपने एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन में अगर काम करोगे तो आप ये वाली रेट कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को लेके। ठीक है, फिर प्रोहिबिशन और मैंडेमस। मैंडेमस यानी कमांड, ठीक है, और प्रोहिबिशन यानी क्या बोल रही हो, स्टे लगा देना। हाँ बोलो पलक। कवर नहीं होता तो आप प्रोहिबिट कर सकते हो कि आप ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। चलो ठीक है, हम एक बार कल क्लास लगा के कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। ठीक है, मुझे तुम कल, हाँ तो नहीं आओगी क्या?